फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था संध्या की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन जब संध्या ब्यूटी पार्लर जाती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। बाद में नीरज, विशाल और पूजा तीनों गुंडे विवेक के कहने पर झिलमिल पार्क के पीछे जाते हैं और तभी 15 से 20 बाइक सवार उन तीनों को घेर लेते हैं। फिर पता चलता है कि पूजा उन गुंडों से मिली हुई है और पूजा खुद उन गुंडों के साथ चली जाती है और कुछ गुंडे चले जाते हैं। कुछ विशाल और नीरज पर लाठियां बरसाकर जाते हैं। अब आगे पूजा और विवेक का भाई समीर और साथ में बहुत सारे गुंडे अपने असली अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां संध्या का मुंह और हाथ बंधे हैं। उसे कुर्सी पर बांध रखा था और साथ में विवेक के कुर्सी पर बैठा उसे एक ही बात बोल रहा है, तेरा भाई अब बर्बाद हो चुका है और उसकी बर्बादी खुद चल कर आ रही है। पूजा अपने ऊंचे हिल वाली सैंडल और डार्क ब्लू जीन्स में काला टॉप और काला चश्मा पहनकर विलेन वाले स्टाइल में एंट्री करती है। सैंडल की आवाज़ खामोश कमरे के उस दरवाजे की तरफ आती हुई सुनाई दी। संध्या ने नज़र उठाई तो वो खूबसूरत सी लड़की जो उसकी भाभी बनने वाली थी वो खड़ी थी। संध्या ने इंतज़ार किया शायद भाई और नीरज भी आएंगे, मगर पूजा के पीछे आए तो विवेक के गुंडों की टीम, जिन्हें पूजा गाइड कर रही थी। चलो अब तुम आराम करो, बाहर पहरा दो, वैसे आ तो नहीं पाएंगे, मगर आ भी गए नीरज और विशाल तो कोई हाथ पैर तोड़ देना उनके, पूजा बोली। सभी ने विवेक की तरफ देखा और उसका भी हाँ में इशारा पाकर चले गए। संध्या बहुत कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही है। उसका मन कर रहा है कि अगर उसके हाथ खुले होते तो पहले इसकी जान लेती। पूजा मेरी जान, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, विवेक बोला। समीर और पंकज भी अंदर ही खड़े थे। दरअसल मुझे गुंडे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए मैं तुमसे प्यार करने से परहेज रखती थी। पसंद तो मुझे तुम थे ही, फिर आपको आजमाना भी तो था कि आखिर कितना प्यार करते हो, इसलिए मैंने ये चाल चली ताकि आपकी परीक्षा ले सकूं। पूजा ने विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहा। संध्या मुंह में टेप होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओ माय गॉड, मछली, पूजा संध्या की तरफ जाते हुए बोली। तुम्हें देखकर मुझे एक पोयम याद आ रही है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। संध्या के गाल पर हाथ लगते हुए, बाहर निकालो मर जाएगी। उसके मुंह से टेप एक झटके से निकालती है। बक, अब बक, लास्ट बार अपनी भड़ास निकाल ले, पूजा संध्या से बोली। धोखेबाज, नमक हराम कहीं की, संध्या बोले जा रही थी। पूजा ने एक तमाचा मारा। बस कर, बहुत हो गया, चुप कर अब, वरना पानी से मछली की तरह बाहर फेंक दूंगी, फिर तड़फती रही हो। पूजा बोली। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, संध्या ने पूछा। क्या चाहती हो तुम, संध्या ने पूछा। विवेक मुझे चाहता है और पंकज तुझे। मैं विवेक से शादी करने को राजी हूँ, तू अपने भाई का भला चाहती है तो तू भी राजी हो जा, पूजा बोली। इस गुंडे से शादी मैं नहीं करूँगी, वो भी मैं जान से मार डालो भले। तो जिससे पहले हुई थी वो भी तो गुंडा है और ज्योतिष भी है वो तो। मैंने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने कहा दोस्त से अच्छे तो दुश्मन हैं। मैंने भी हाथ मिलाते हुए कहा दुश्मनी ही कर लो, उससे तो उसी दिन दुश्मनी कर ली थी मैंने, पूजा बोली। यही तो गलती कर दी तुमने, काश कि तुमने दोस्ती की होती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएगा, संध्या पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, जबकि उसे तो पता भी नहीं तुम किडनैप हो चुकी हो, पूजा हंसते हुए बोली। लेकिन करण अर्जुन आए भी थे, तुमने पूरी नहीं देखी शायद वो फिल्म। मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, संध्या बोली। वो जिंदा तो तब छोड़ेगा जब खुद बचेगा और यहाँ आएगा। आने वाला होता तो अभी तक आ चुका होता, पूजा बोली। मुझसे शादी करोगे? इस जन्म में तो हरगिज नहीं, संध्या बोली। तो तैयार हो जा अगला जन्म लेने के लिए, पिस्तौल निकालते हुए पंकज बोला। गुस्सा थूक दे संध्या, कर ले शादी, वो पक्का गुंडागर्दी छोड़ देगा। विवेक ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि गुंडागर्दी छोड़ देंगे। पूजा बोल,
पंकज पिस्तौल को संध्या की कनपटी पर रखते हुए कहता है, तेरा कुणाल नहीं आएगा, अब भी मान जा वरना क्या, चला गोली, मार दे मुझे जीना नहीं है और तेरे साथ शादी करने से तो अच्छा मरना बेहतर है। संध्या बोली, तुझे पता नहीं है मेरा गुस्सा, मैं तुझसे शादी जरूर करना चाहता हूँ और प्यार भी करता हूँ, लेकिन ये मत समझना मैं तुझे मारूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है मैं अपने प्यार को गोली नहीं मार सकता? पिस्तौल को हाथ में पकड़े पकड़े एक थप्पड़ संध्या को मारता है। संध्या दर्द से चिल्लाई, मगर अभी कोई नहीं था जो उसके दर्द में दर्द महसूस करे। मैं नीरज नहीं हूँ जो तुझसे इस हद से ज़्यादा प्यार करता है कि तेरी शादी होने के बाद भी 6 महीने तेरे तलाक होने का इंतज़ार करूँगा, ताकि कब तेरा तलाक हो और हमारी शादी हो जाए। ना ही मैं वो कुणाल हूँ जो जान कर भी कि तूने 6 महीने बाद किसी और से शादी कर लेनी है, फिर भी तुम्हें चाहूँगा, हर पल तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। रोज़ रात को जब तक एक तारा ना गिरे और मन्नत ना मांगी तब तक सोऊंगा नहीं। संध्या, इतना बड़ा आशिक नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी कहाँ है तुम्हारा प्यार नीरज? वो तो आया नहीं, मैं उसी का तो इंतज़ार कर रहा था। संध्या के गाल में अब भी पिस्टल की छाप लाल दिखाई दे रही है और कमरे में पंकज के हंसने की आवाज़ गूंज रही है। साथ ही पूजा और विवेक तो ऐसे बैठे हैं जैसे राजा और रानी। समीर भी वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ नीरज और विशाल अपने घर पर मुंह लटकाए खड़े हैं। उस दिन उसने अकेले 4 लोगों को मार दिया और तुम 2 लोग होकर उनसे मार खाकर आ गए। सुरेश गुस्से में बोला, उस दिन पूजा उसके साथ थी, आज हमारे खिलाफ। नीरज बोला, वैसे भी लोहे को लोहा ही काट सकता है, कुणाल भी गुंडा ही था। विशाल बोला, ये वर्दी पहनकर तो ऐसे गए थे जैसे उनको इंडिया के बॉर्डर से बाहर तक भगा कर आएगा। सुरेश बोला, अंकल ऐसी बात नहीं है, वो बहुत चालाक थे। नीरज उसे आगे की कहानी बताता है, जब पूजा और कुछ गुंडे भाग जाते हैं और 4 गुंडे रुकते हैं। नीरज ने विशाल से कहा, इन्हें तो हम अभी धूल चटा देते हैं। कहते हुए नीरज आगे बढ़ा, नहीं नीरज, इन्हें मार दिया तो हमें उनके अड्डे का पता नहीं लग पाएगा। विशाल बोला, तो क्या हम इनसे पिटते रहेंगे? नीरज बोला। इतने में उन पर लाठियां बरसने लगी। थोड़ी देर मार खाने के बाद वो गुंडे चले गए तो हमने चुपके से उनका पीछा किया। वो एक सुनसान एरिया में बने एक पुरानी सी बिल्डिंग में घुसे। मैं और विशाल भाई भी वहाँ गए तो हमने देखा वो 4 गुंडे बैठकर जुआ खेल रहे थे। उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। आ गए मरने बेचारे। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भाग जाता है, वही हाल इनका है, एक गुंडा बोला। अर्जुन गुस्से में आगे बढ़ रहा था कि विशाल ने उसे हाथ से इशारा किया और वहीं रुकने को कहा। खुद 4 कदम आगे बढ़ा और बोला, संध्या कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, गलत एड्रेस पर आ गए हो, जाओ ढूंढो उसे, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। एक गुंडा बोला। वो चारों गुंडे 4 कुर्सी लगाकर एक छोटे से टेबल में पत्ते बिछाए ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे विशाल उन्हें मारने नहीं पूजा करने आया हो। शायद निश्चिंतता उनके खुद बाजू भरोसे की वजह से थी। जानते थे विशाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विशाल ने एक कसकर कुर्सी पर लात मारी। कुर्सी समेत एक गुंडा दीवार पर टकराया। ऐसा नज़ारा देखकर तीनों एकदम उठ गए और विशाल ने जैसे ही वो एक खाली कुर्सी उठाई और एक और बदमाश की पीठ पर दे मारा जो दोबारा न उठ सका। जबकि जो दीवार से टकराया था उठकर विशाल की तरफ दौड़ा तो नीरज ने उसने धर दबोचा और विशाल बचे गुंडों की धुलाई करने लगा। मौका पाकर तीनों भाग गए। बस जिसे नीरज ने दबोचा और मुक्के की बरसात कर रहा था वो नहीं भाग पाया, लेकिन वो 1 नंबर का वफादार था। फिर उसे सच में नहीं पता था संध्या को कहाँ लेकर गए। हम दोनों को उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जानबूझकर गलत अड्डे पर गए ताकि गुमराह हो जाएं। नीरज ने सुरेश को पूरी कहानी बताते हुए कहा, तो अब क्या करेंगे हम? कहाँ ढूंढेंगे संध्या को? एक मौका मिला था, वो हाथ से गंवा बैठे। निराश होकर सुरेश बोला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो लोग संध्या को कुछ नहीं करेंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वही करेगा जो करेगा। नीरज बोला। जो भरोसा था उस पर वो उठ गया अब तो। सुरेश बोला,
तभी सुरेश की फ़ोन की घंटी बजी। सर, रात के 10 बजने को हैं, आपने हॉल की कन्फर्मेशन नहीं ली अभी तक। होटल से फ़ोन था जहां शादी होनी थी। कैंसिल कर दो, हमें नहीं चाहिए। सुरेश बोला। सर, यू आर श्योर? होटल वाला बोला। विशाल ने पापा के हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोला, आप शादी की तैयारी करो, कल दुल्हन भी आएगी और बारात भी। पर बेटा, संध्या नहीं मिली तो कैसे? सुरेश बोलते बोलते रुक जाता है और सोफे में धम से बैठते हुए रोने लगता है। पापा, रोने से क्या होगा, रोइए नहीं प्लीज। विशाल बोला। तो बैठने से क्या होगा, हाथ में हाथ रखकर क्या होगा? सुरेश चिल्लाया। हम किसी के भरोसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं अंकल, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नीरज बोला। दूसरी तरफ पूजा और पंकज लगातार संध्या को प्रताड़ित कर रहे हैं। शादी के लिए हाँ बुलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विवेक और समीर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और बहुत सारे गुंडे बाहर पहरा दे रहे हैं। दरवाजे सब बंद हैं और बहुत सारी लाइट जली हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी, ये शादी के पेपर हैं, इसमें तेरे दस्तखत चाहिए। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर हाँ नहीं बोली और साइन नहीं किए तो गोली तेरे सिर में घुस जाएगी। पंकज बोला। कुछ भी कर, मैं हाँ नहीं बोलूँगी, रोते हुए संध्या बोली। पंकज ने गिनती शुरू कर दी थी। नहीं, संध्या बोली। बहुत अकड़ है इसमें। देख, मैं बोल रही हूँ, पंकज के 10 तक गिनती गिनने तक हाँ बोल दे, वरना मैं 10 तक इंतजार नहीं करूँगा, सिर्फ 3। पंकज ने कहा। पंकज ने बोला ही था कि दरवाज़ा धड़ाम से टूटा और 2 गुंडे बड़ी तेजी से अंदर आ गिरे। सबकी नज़र अचानक गुंडों पर गई। कुर्सी पर बैठे राजा रानी चौंकते हुए उठे और समीर भी उठ खड़ा हुआ। पंकज ने दरवाजे की तरफ बंदूक ताका। 2 ही बचे हैं बस। हाथ झाड़ते हुए कड़कती आवाज़ में कुणाल बोला। कुणाल के माथे से खून निकल रहा था। बाजू पर चाकू का निशान था और घाव का निशान। चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास का अद्भुत समन्वय था। उसे देखकर पंकज की रूह ही कांप उठी। उसकी एंट्री देखकर वो घबरा गया, क्योंकि उसे पता था उसका गुस्सा। तेरे मुंह से एक निकला, समझ ले तुम तीनों में से कोई एक निकला। कुणाल ने वही बौखलाई आवाज़ में उन्हें धमकाया। विवेक और समीर हंस रहे थे और पूजा भी हंसने लगी। अरे, मैं तो समझा था इसका फौजी भाई विशाल आएगा, इसका आशिक नीरज आएगा। तू किस रिश्ते से आ गया, तलाकशुदा पति? पूजा बोली। ये ना इश्क है ना रिश्तेदारी, ये मेरी दोस्त है, मेरी जिम्मेदारी। कत्ल करना है शौक से कर लेना ए दुनिया वालों, मगर अभी तो है मेरी बारी। शायरी कहते हुए कुणाल ने फरमाया। चल आजमाते हैं आज तेरी इस जिम्मेदारी को। पंकज ने दोबारा बंदूक संध्या के सिर पर रख दी और उसे बोला, तूने कोई हरकत की तो यहाँ गोली बजेगी। अगर तेरा हाथ उठा तो मैं 3 के 3 गोली इसके माथे पर उतार दूंगा। पकड़ो और मारो इसे। पंकज बोला। विवेक और समीर ही बचे थे और एक पंकज जो कि बंदूक थामे था। बाकी सबको तो मार भगा चुका था कुणाल। विवेक और समीर ने कुणाल के हाथ बांध दिए और फिर मुक्के बरसाने लगे। देख, जब तक तू इसमें साइन नहीं करेगी तब तक ये मार खाता रहेगा। संध्या की तरफ पंकज बोला। और जब तक तू मार खाएगा बिना किसी हरकत के तब तक ही ये जिंदा है। कुणाल की तरफ पंकज बोला। अब फैसला आप दोनों का है। अरे, उसके मार खाने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी संध्या तो नफरत करती है कुणाल से। कुणाल ही पागल है जो उसके लिए यहाँ तक आ गया जहाँ इसका सगा भाई और होने वाला पति नहीं आ सका। पूजा संध्या को उकसाते हुए बोली। संध्या एक तरफ कुणाल को मार खाते देखकर आहें भर रही है, दूसरी तरफ कागज और पेन की तरफ देख रही है। कुणाल लगातार इशारा कर रहा है कि साइन मत करना, सिर हिलाकर नहीं बोल रहा था। कागज पेन देखकर संध्या को याद आया कोर्ट का लास्ट दिन। संध्या और कुणाल कोर्ट में खड़े हैं और उन्हें समझाते हुए वकील बोला, इसमें साइन करने के बाद आप हमेशा के लिए अलग हो जाओगे और आपका आपस में कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, ना ही तुम एक दूसरे पर अपना कोई हक जता सकते हो। इन सब बातों की मंजूरी कानूनी तरीके से लिखित हो रही है। अब आप दोनों साइन कर दो, और अगर अब तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ खुश हो तो अब भी सोच लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम एक दूसरे के बिना रह पाओगे। ये जिंदा रहा तो ये साइन बिल्कुल नहीं करेगी।
पूजा ने पंकज से कहा और उसके हाथ से बंदूक छीनकर कुणाल की कनपटी पर रख दी। पंकज ने संध्या को पकड़ लिया और समीर और विवेक ने सारी कमान पूजा को सौंप दी। संध्या, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो मत करो साइन। पूजा चिल्लाई। गलती से गलत बोल दिया, मैं सुधार कर देता हूँ। संध्या, अगर तुम कुणाल को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी साइन करो। पंकज बोला। नहीं पंकज, तुमने गलत सुना। पूजा बोली। पासा पलट चुका है। बंदूक पंकज की कनपटी पर लगाते हुए पूजा बोली, अगर तुम पंकज को जिंदा देखना चाहते हो तो कुणाल के हाथ खोल दो। और संध्या, तुम साइन नहीं करोगी, फाड़ दो इस कागज को। सारे लोग हैरान हो गए। एक जोर का झटका सबको लग गया था। विवेक और समीर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि जो खुद चलकर उनके पास आई, जिसने विवेक को शादी के सपने दिखाए, यहाँ तक कि संध्या को बहुत कष्ट भी दिए, सब नाटक था। संध्या को भी यकीन सा नहीं हो रहा था। क्यों मजाक कर रही हो भाभी? ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, गोली चल जाएगी। पंकज घबराया हुआ बोला। खुद नहीं चलेगी, जब चलेगी मेरे इशारे से चलेगी। 3 गोली, 3 लोग, वह क्या बात है, मजा आएगा। संध्या, फाड़ दो इन कागज को, तुम सिर्फ नीरज की हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। कुणाल बोला। संध्या कागज फाड़ देती है। मैं 3 तक गिनूंगी, कुणाल के हाथ नहीं खोले तो फिर बंदूक में सिर्फ 2 गोली और कमरे की आबादी कम हो जाएगी। विवेक, खोल दो। पंकज बोला। विवेक हंसते हुए बोला, क्यों खोल दूं? नहीं खोलूंगा, मैं गोली चला दूंगी, जल्दी खोल। पूजा चिल्लाते हुए बोली और संध्या को एक हाथ से खोलती है, एक हाथ से पंकज के माथे पर बंदूक ताने रखती है। बंदूक तब चलाएगी जब उसमें गोली होगी, विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया। अचानक सब फिर से बदल गया। जैसे ही ये खबर पंकज ने सुनी, एक झटके से संध्या और पूजा दोनों को दबोच लिया और समीर और विवेक कुणाल को पीटने लगे। फिर से सब कुछ बदल गया था। पूजा, संध्या और कुणाल मुश्किल के भंवर में फंस गए थे। हाथ बांधे होने की वजह से कुणाल बुरी तरह घायल हो गया था, जो कभी कभी उनको भी पीट रहा था, मगर कब तक पीट पाता। पंकज ने पूजा और संध्या को इतना कस कर पकड़ा था कि वो खुद के गले पर पड़े पंकज के हाथों के फंदे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।